बिहार पुलिस 18 अगस्त 2024 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जैसा आपको अनुभव होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आप लोगों को बिहार पुलिस कांस्टेबल 18 अगस्त 2024 क्वेश्चन पेपर जैसे बिल्कुल प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए, बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम 7 अगस्त और 11 अगस्त 2024 को लिया गया था, बिल्कुल उसी पैटर्न पर और बिल्कुल उसी तरह के प्रश्न जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और आपका प्रयास रहना चाहिए कि कम से कम यहाँ पर आप 70 नंबर आज लाइए। अगर आप इतना ला लेते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी बेहतरीन है। सभी लोग एक बार सेशन को फटाफट लाइक कर देंगे और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न ही कितना इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं। आंसर सभी लोगों को कमेंट करना है और सबसे खास रहने वाला है एक्सप्लेनेशन। अगर आप एक्सप्लेनेशन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा, इसलिए एक्सप्लेनेशन जरूर सुनिएगा। चलिए, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है। अच्छा, उससे भी इम्पोर्टेंट मैं आपको 2 प्रश्न बता रहा हूँ, पहले आप इन प्रश्नों को सुनिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि बिरजू महाराज, ठीक है ना, यहाँ मैं लिखता हूँ बिरजू महाराज के बारे में प्रश्न बन सकता है। बिरजू महाराज के बारे में अगर पूछा जाए कि बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1938 में बिरजू महाराज जी का जन्म हुआ था। इनका अगर पूरा नाम आपसे पूछा जाए तो इनका पूरा नाम है बृजमोहन नाथ मिश्रा। इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है बृजमोहन नाथ मिश्रा, ठीक है ना। अच्छा, इनको पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? इनको पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? तो ये भी याद रखिएगा, इनको पद्म विभूषण से 1986 में सम्मानित किया गया है। अच्छा, बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, ये कथक नर्तक हैं, ठीक है ना। कथक जो उत्तर भारत का नृत्य है उसी से ये संबंधित हैं, ठीक है। तो ये तो बिरजू महाराज के बारे में हो गया। चलिए, अब बिस्मिल्लाह खां के बारे में सुन लीजिए। देखिए, बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध शहनाई वादक थे और देखिए इनका जन्म डुमरांव में हुआ था। बिहार में डुमरांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना, डुमरांव में। और ये शहनाई वादक हैं, क्लियर ना। इनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया है? तो इनको 2001 में भारत रत्न से बिस्मिल्लाह खान जी को सम्मानित किया गया है। तो ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी जो हैं ये सचिन तेंदुलकर हैं। और भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे युवा व्यक्ति भी अगर पूछा जाए तो भी सचिन तेंदुलकर ही होंगे, ठीक है, सबसे कम उम्र के। और देखिए, इनको भारत रत्न से 2014 में जो है सम्मानित किया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा और आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, धान की खेती के लिए ठीक जलवायु जो है यहाँ पर किस राज्य में है? निम्नलिखित में से आपको बताना है। ये जो आपको ऑप्शन दिया गया है वहीं से आंसर चुनना है। अच्छा, देखिए, धान की खेती के लिए जो है समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। धान की खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है और इसमें अगर देखा जाए तो जो ठीक जलवायु है ये अपने बिहार राज्य में है, ठीक है ना। बिहार राज्य में राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, हरिप्रसाद चौरसिया डैश खाली स्थान दिया गया बजाने के लिए जाने जाते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया, बताइए। तो देखिए, हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये बांसुरी वादक हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग सेशन को कवर करेंगे, इसलिए आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर चुनिए और आंसर कमेंट करिए। देखिए, कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्त मल्याद किस भाषा का ग्रंथ है? इस तरह का प्रश्न बन रहा है, ठीक है ना। पूछा गया था कि गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई थी, तो मराठी में, ठीक है ना। ज्योतिबा फुले की है गुलामगिरी। और यहाँ पर देखिएगा कि कृष्णदेव राय की जो लिखित पुस्तक है अमुक्त मल्याद, ये किस भाषा की ग्रंथ है? अच्छा, देखिए, कृष्णदेव राय की जो पुस्तक है, एक तो यहाँ पर अमुक्त मल्याद हो गया और एक जाम्बवती कल्याणम हो गया। एक क्या है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, देख लीजिए, जाम्बवती कल्याणम, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए, जो अमुक्त मल्याद है ना, अमुक्त मल्याद ये लिखा गया है तेलुगु भाषा में, ये लिखा गया है तेलुगु भाषा में। और ये जो जाम्बवती कल्याणम है, जाम्बवती कल्याणम को लिखा है
संस्कृत भाषा में, इसको लिखा है इन्होंने संस्कृत भाषा में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, क्लियर। ये तेलुगु में हो जाएगा अमुक्तमाल्यात और जाम्बवती कल्याणम संस्कृत में। अच्छा, जो कृष्णदेव राय है ना, जो इनका शासनकाल है उसको तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है, ठीक है ना। और इन्हीं के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे, ठीक है, अष्ट दिग्गज। चलिए, और अष्ट प्रधान शिवाजी में थे और अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय में। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से, पहला प्रश्न पढ़ लीजिए, निम्नलिखित में से कौन भारत की जीडीपी की गणना के लिए उत्तरदायी है। जीडीपी की गणना के लिए उत्तरदायी है। अब यहाँ पर आप सभी ऑप्शन को देखिए, जीडीपी की गणना के लिए उत्तरदायी कौन सा है इसमें से, बताइए। तो देखिए, भारत की जीडीपी की गणना के लिए केंद्र सरकार के मंत्रालय और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभाग उत्तरदायी होते हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न भी आप फिर से देख लीजिए, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र जो है होनी चाहिए लोकसभा के लिए। देखिए, लोकसभा और विधानसभा, ये प्रश्न कई बार मैंने आपको ऑलरेडी कराया भी हुआ है, बट इंपॉर्टेंट है, आ जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा के लिए, तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि लवलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है। अच्छा, बिहार का मैंने आपको नेशनल पार्क, बिहार के वन्यजीव अभ्यारण्य, बिहार के पक्षी विहार, बिहार के प्रमुख झील, बिहार के प्रमुख आपके जलप्रपात, बिहार के जो प्रमुख आपके पर्वत हैं, पहाड़ हैं, बिहार के प्रमुख जो आपके लोक नृत्य हैं, लोक नाटक हैं, उनको मैंने आपको एक सेशन में कवर कराया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, देखिए, लवलोंग जो है फ्रेंड्स, ये झारखंड में है। कहाँ पर है लवलोंग? लवलोंग झारखंड में है, ठीक है ना। लवलोंग कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, लवलोंग झारखंड में है, ठीक है ना। अच्छा, झारखंड में और भी हैं, जैसे कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपसे पूछा जाए कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो झारखंड में है। अगर आपसे पूछा जाए कि पलामू अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो पलामू भी आपका झारखंड में ही है। अगर आपसे दालमा अभ्यारण्य पूछा जाए, दालमा, तो दालमा भी झारखंड में ही है। अगर आपसे पूछा जाए पालकोट अभ्यारण्य, पालकोट अभ्यारण्य, तो पालकोट अभ्यारण्य भी कहाँ पर है, तो ये झारखंड में है। अगर आपसे पूछा जाए कि उधवा झील, उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, उधवा झील, तो ये भी झारखंड में है। तो ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है ना। झारखंड राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, गुजरात में आपको गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना। और उड़ीसा की बात करते हैं, तो उड़ीसा में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। सिमलीपाल कहाँ पर है? सिमलीपाल उड़ीसा में ही है। चलिए, देखिए, उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली का नाम आपसे पूछा गया है, कहाँ पर? उत्तर भारत में। अच्छा, यहाँ पर देखिए, नागर है, द्रविड़ है, और एक कौन सी शैली दिया गया है? बेसर शैली। ये बेसर बना लीजिए, बेसर शैली, ठीक है ना। अब देखिए, ये तीन ही हमारे भारत में ज़्यादातर प्रचलित हैं। उत्तर भारत की बात करते हैं, तो उत्तर भारत में आपकी जो वास्तुकला की शैली है मंदिर निर्माण के लिए प्रचलित, ये नागर शैली है, ठीक है ना। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली है, दक्षिण भारत में, ठीक है ना। अच्छा, ये जो बेसर शैली है ना, बेसर शैली, ये इन दोनों का मिश्रण है, नागर का और द्रविड़ का। दोनों ही जो है वास्तुकला का प्रभाव इसमें देखने को मिलता है, क्लियर। चलिए, उसके बाद देखिए, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब आप पूरा, चलिए, प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िएगा। देखिए, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। राज्यसभा जो होता है, ये संसद का अस्थायी सदन होता है। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। और देखिए, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, क्लियर, ये चीज़ आपको पता है। और राज्यसभा जो होता है, ये संसद का उच्च सदन होता है, और इनके प्रत्येक 1/3 सदस्य 2 वर्ष के अंतराल पर सेवानिवृत्त होते हैं, क्लियर। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। कौन सा इसमें से सही है? तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, ठीक है ना। और अस्थायी रूप से नहीं चुने जाते, ये प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। चलिए, उसके बाद देखिए, ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मकर संक्रांति के त्यौहार को भारत के किस हिस्से में उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है? देखिए, मकर संक्रांति को बिहार में खिचड़ी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में भी लगभग खिचड़ी ही कहा जाता है, गुजरात में इसको उत्तरायण कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, पंजाब और हरियाणा में इसको लोहड़ी कहा जाता है, ठीक है ना, लोहड़ी कहा जाता है, ये आपको भी पता है, ठीक है। तमिलनाडु में इसको पोंगल कहा जाता है, तमिलनाडु में इसको क्या कहा जाता है? पोंगल कहा जाता है,
ठीक है। और केरल में इसको क्या कहा जाता है, केरल में इसको विलक्कू कहा जाता है, केरल में इसको विलक्कू कहा जाता है। तो ये अगर यहाँ पर अगर पूछ लिया जाता है कि विलक्की के रूप में जाना जाता है तो केरल में जाना जाता है, पोंगल के रूप में तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए, रेगुर मिट्टी को खाली स्थान दिया गया मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, रेगुर मिट्टी जो होती है इसको काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। और इसमें कपास की खेती बड़ी अच्छी होती है, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बलवन 1255 से 1287 तक, इसका मतलब मूल नाम पूछा गया बलवन का, ठीक है। 1266 से 1287 बलवन जो था ना, बलवन ये 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलवन के नाम से, 1266 ईस्वी में, ठीक है ना, 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलवन के नाम से जो है ये गद्दी पर बैठा था, ठीक है। और बलवन जो था इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। क्या था? बहाउद्दीन था। और ये किस वंश का था? तो ये गुलाम वंश का था और यह इल्तुतमिश का गुलाम था, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और बलवन ने जिल ए इलाही की उपाधि भी धारण किया था। यहाँ मैं लिखता हूँ जिल ए इलाही की उपाधि भी इसने धारण किया था, ठीक है ना, जिल ए इलाही की उपाधि। और देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो दीवान अर्ज नामक एक सैन्य विभाग की स्थापना इसने करवाया था। दीवान ए अर्ज नामक एक सैन्य विभाग की स्थापना इसने करवाया था। अपने विरोधियों के प्रति जो है इसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी, ये भी आपको पता है, ठीक है ना। तो ये सब आप याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने अवध के बारे में कहा था कि यह चेरी फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर के गिरेगा। बताइए। अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके 1856 में जो है अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में लॉर्ड डलहौजी ने मिला लिया था, ठीक है। और लॉर्ड डलहौजी ने ही ये कहा था कि यह चेरी फल एक दिन हमारे मुंह में आकर के गिरेगा। तो यहाँ पर देखिए डलहौजी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस नदी में भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में सबसे बड़ा जल संभर होता है। यानी कि प्रायद्वीपीय नदी के बारे में पूछा गया है। भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में सबसे बड़ा जल संभर है कौन सी नदी में? तो फ्रेंड्स, यह नदी जो है, यह नदी कौन सी है? तो यह गोदावरी नदी है, ठीक है ना, गोदावरी नदी है। दक्षिण गंगा इसको कहा जाता है, प्रश्न पूछ लिया गया था। दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है। और दक्षिण भारत की गंगा पूछेगा तब कावेरी होगा। दोनों को आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों में ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखिए, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो बिहार में पैदा हुए थे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भारत के पहले ही राष्ट्रपति हैं और इनका नाम है श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है ना। अच्छा, इनका जन्म अगर पूछा जाए कि कब हुआ था, तो इनका जन्म 1884 में हुआ था। बिहार के जीरादेई गांव में, सिवान जिला में हुआ था, ठीक है ना, 3 दिसंबर 1884 को, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। चलिए, लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमामबाड़ा को किसने बनवाया था? इमामबाड़ा को बनवाया था किसने? तो ये बनवाया था अवध के नवाब आसिफउद्दौला ने, ठीक है ना, आसिफउद्दौला ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को 1878 में किसने पारित किया था? 1878 में आपको याद रखना है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को पारित किसने किया था? तो फ्रेंड्स, ये किया था लॉर्ड लिटन ने। किसने? लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। और इसको ख़त्म किसने किया था? इसको निरस्त किसने किया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को? तो ये किया था लॉर्ड रिपन ने। अच्छा, लॉर्ड रिपन के समय में ही आपको याद रखना है कि नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। इसको भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। ये सब आप ध्यान रखिएगा। पहला कारखाना अधिनियम जो है लॉर्ड रिपन के समय में ही लागू किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कि कॉफ़ी की अरेबिका किस्म, अरेबिका, रोबास्टा, ये सब कॉफ़ी की किस्म है। रोबास्टा, ठीक है ना, रोबास्टा कॉफ़ी भी कॉफ़ी का ही किस्म है। और कॉफ़ी उत्पादन में सबसे अग्रणी अगर राज्य पूछा जाए तो ये कर्नाटक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, कॉफ़ी की जो किस्म है अरेबिका, किस किस्म निम्न में से किस राज्य में नहीं उगाई जाती है? किस में नहीं उगाई जाती है? तो देखिए, ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में उगाई जाती हैं, उड़ीसा में नहीं उगाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? ये बार बार प्रश्न जो है बनता है एग्जाम में, तो आपको भी पता है ये राजकुमार शुक्ल हैं। 1916 में ये जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था
उसमें गांधी जी से इन्होंने मुलाकात की थी और गांधी जी को चंपारण में जो नील कृषक थे उनकी दुर्दशा की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया था और चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। और चंपारण जो मुद्दा था, चंपारण नील मुद्दा, ये सबसे पहले यहीं लखनऊ समझौता जो हुआ था वहीं पर, लखनऊ अधिवेशन में वहीं पर उठाया गया था। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है? सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला, चलिए बताइए सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये सटरबर्ड्स है। ठीक है ना, सटरबर्ड्स जो है ये सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है और ये अमेरिका में है। ठीक है ना, याद रखिएगा ये कहाँ पर है? तो कैलिफोर्निया में है। ठीक है, अच्छा सबसे अगर लंबी पर्वत श्रृंखला पूछ लिया जाता, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, तो सबसे लंबी जो है ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था। भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था। ठीक है, तो प्रथम उर्वरक कारखाना सिंगल सुपर फास्फेट, याद रखिएगा सिंगल सुपर फॉस्फेट। ठीक है ना, प्रथम उर्वरक कारखाना सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये 1906 में जो है ये शुरू किया गया था तमिलनाडु के रानीपेट में, तमिलनाडु के रानीपेट में। ठीक है ना, अच्छा सिंदरी वाला भी आप याद रखिएगा, सिंदरी में जो हुआ था ये 1951 में, सिंदरी में जो उर्वरक कारखाना है इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए रावत भाटा ऊर्जा प्लांट संबंधित है। रावत भाटा ये अणु ऊर्जा से है, तापीय ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से या जल ऊर्जा से है? बताइए रावत भाटा। तो देखिए रावत भाटा जो है ना ये आणविक ऊर्जा प्लांट है। ये क्या है? आणविक ऊर्जा प्लांट है। और यह है कहाँ पर? तो ये राजस्थान में है। ऑलरेडी बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है कि ये कहाँ पर है, तो राजस्थान में, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है? तो देखिए ये जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है इसको जारी करता है अंकटाड, UNCTAD। इसको हिंदी में इस तरह से अंकटाड लिखा जाता है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसी के द्वारा यह जारी किया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है? देखिए प्रश्न में जब निम्नलिखित लग जाता है ना तो इन्हीं में से आपको बताना होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे छोटा जो संविधान है ये किस देश का है? तो ये मोनाको का है। ठीक है ना, ये किस देश का है? मोनाको का। लेकिन इनमें से अगर बात किया जाए तो सबसे छोटा इसमें से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है और सबसे बड़ा जो है ये अपना प्यारा भारत का है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि नीली क्रांति का अर्थ क्या है? नीली क्रांति, श्वेत क्रांति। ठीक है ना, तो श्वेत क्रांति तो आपको पता ही है, दुग्ध उत्पादन से है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है और MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से, मछली पालन से है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ किस भारतीय राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ जो है ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये प्राचीन काल में एक महाविहार था और ये रत्नागिरी मठ ओडिशा में है। कहाँ पर है? ओडिशा में है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित उपलब्धता पर निर्भर है। हरित क्रांति की सफलता किस पर निर्भर है? अभी मैंने बताया था हरित क्रांति का संबंध जो है ये खाद्यान्न उत्पादन से है और हरित क्रांति के अगर विश्व में जनक पूछा जाएगा तो नॉर्मन बोरलॉग हैं, लेकिन भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन हैं। और ये जो है ये निर्भर जो है ये निर्भर पूछा गया है, तो याद रखिएगा कि ये बीजों की उच्च पैदावार की किस्म पर जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स हैं, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक, इनमें से सभी पर जो है यह उपलब्धता निर्भर है। चलिए कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, चलिए बताइएगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये प्रश्न ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, यह अनुच्छेद 50 है। अच्छा अनुच्छेद 51 बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह आपके अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। ठीक है ना, अनुच्छेद 48 में क्या है? तो अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन है। ठीक है, अनुच्छेद 49 में क्या है? तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण है। अनुच्छेद 44 मैंने आपको बताया था, 44 जो है ये समान नागरिक संहिता से है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए
उसके बाद देखिए तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना जो है ये किस नदी पर है? आप सभी लोग अपना अपना स्कोर ईमानदारी से जरूर बताइएगा, ठीक है ना। देखिए तुलबुल परियोजना जो है ना ये झेलम नदी पर है, झेलम नदी पर है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वायुमंडल में ओजोन की कमी को खाली स्थान दिया गया से जोड़ा गया है। ओजोन की कमी को बताइए। तो वायुमंडल में ओजोन की कमी को जोड़ा गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, यानी कि CFC से, ठीक है ना, किससे? CFC से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्राकृतिक कीटनाशक एजार्डकटिन जो है ये प्राप्त होता है। बताइए एजार्डकटिन जो है ये प्राप्त किससे होता है? ये क्या है? ये कीटनाशक है, ठीक है ना। ये प्राप्त होता है किससे? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये जो प्राप्त होता है ये आपका होता है नीम से, ठीक है ना, नीम से प्राप्त होता है, ये नीम से प्राप्त होता है, ठीक है, नीम से प्राप्त होता है, नीम के बीज में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो वह 72 मीटर तक चलने में कितना समय लेगी? सबसे पहले तो आप ये किलोमीटर है ना प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए। तो इसको बदलने के लिए 72 में हम लोग 5/18 से यहाँ पर गुना करते हैं, तो 18 चौका 72 यानी कि 5 चौका 20 मीटर पर सेकंड इसकी क्या है? स्पीड है, ठीक है ना। अच्छा स्पीड अगर इतना दिया गया है, दूरी इतना दिया गया है, तो समय आप इजीली निकाल सकते हैं। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, दूरी 72 है, चाल कितना है? 20 है। तो यहाँ पर आप निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.6 सेकंड यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? वायु प्रदूषक इसमें से नहीं है, बताइए। देख सकते हैं आप SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी तीनों जो है वायु प्रदूषक हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए DDT जो है ये क्या है? DDT एक कीटनाशक है और कीटनाशक वायु प्रदूषक नहीं, जबकि ये मृदा और जल प्रदूषक होते हैं। तो DDT एक प्रकार का मृदा प्रदूषक है, यानी कि जो मिट्टी का प्रदूषक है, और जल का प्रदूषक है, ये वायु प्रदूषक नहीं है। चलिए DNA का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? अच्छा DNA का फुल फॉर्म पूछा गया था, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा RNA का पूछेगा तब राइबो न्यूक्लिक एसिड होगा, ठीक है ना। 1962 में जो नोबेल पुरस्कार मिला था ये DNA का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए जो है जेम्स वाट, फ्रांसिस क्रिक और नॉरिस विल्किंस को दिया गया था। जेम्स वाटसन, ठीक है ना, जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक और एक और व्यक्ति हैं, इनका नाम है नॉरिस, ठीक है, नॉरिस विल्किंस को दिया गया था, नॉरिस विल्किंस को, ठीक है ना। चलिए अच्छा ध्यान रखिएगा DNA का खोज किसने किया था? तो फ्रेडरिक मिस्सर ने किया था, फ्रेडरिक मिस्सर ने DNA का खोज किया था, ठीक है ना, DNA का खोज किया था। चलिए उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा पदार्थ इसमें से सबसे कठोर है? सबसे हल्की धातु पूछा गया था तो लिथियम होता है, सबसे भारी ऑस्मियम होता है, और सबसे यहाँ पर कठोर पूछा गया है तो इसमें से आपका हो जाएगा हीरा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका D राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यह क्रिस्टलीय कार्बन होता है। चलिए निम्नलिखित में से देखिए किस मात्रा के लिए इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर का उपयोग होता है? तो दूरी के लिए नहीं होगा, दूरी के लिए तो सिर्फ मीटर होगा, ठीक है ना। यहाँ पर मीटर पर सेकंड जो होगा ना ये आपका त्वरण के लिए होगा। किसके लिए होगा? त्वरण के लिए होगा, ठीक है, त्वरण राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मिट्टी में केशिका यानी कि कैपिलरीज सबसे अधिक प्रभावशाली होती हैं? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये बिहार पुलिस में ऑलरेडी पूछा गया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। चलिए बताइए किस में होता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए, सभी लोग आंसर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु किस में मिलता है? तो देखिए एक ही प्रकार के परमाणु ये प्राकृतिक तत्वों में पाए जाते हैं, ठीक है ना, प्राकृतिक तत्वों में पाए जाते हैं एक ही प्रकार के। और परमाणु के 3 कण होते हैं, आपको पता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। चलिए पौधों का कौन सा भाग फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है? फूल बनाने का। अच्छा पौधे में एक हार्मोन होता है, इसका नाम है, तब तक आप आंसर दीजिए, फ्लोरिजेंस, ठीक है। चलिए पौधों का कौन सा भाग फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो फ्रेंड्स ये आपका उद्दीपन करता है कौन? पर्णभाग,
ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए पर्ण यानी कि लीफ यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है इसका। ठीक है। अच्छा, ये जो फ्लोरोजिन्स होता है ना, ये पादप हार्मोन होता है। क्या होता है? पादप हार्मोन। ये पादप हार्मोन होता है, जो कि आपको पादप हार्मोन होता है, ये फूलों के खिलाने में सहायक हार्मोन है। और ये एथिलीन जो होता है, ये फलों के पकाने में सहायक हार्मोन होता है। एक साइटोकाइनिन होता है, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहायक होता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? सहज प्रणाली का प्रवर्धन ये कौन सा है? तो देखिए, ये स्वपोषी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, और सहज प्रणाली मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर स्वपोषी क्रिया का, ठीक है ना, स्वपोषी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। और सहज प्रणाली जो है, ये मुख्य तंत्रिका प्रणाली का भाग होता है। सहज प्रणाली ये मुख्य तंत्रिका प्रणाली का, ठीक है ना, मुख्य तंत्रिका प्रणाली का भाग होता है, मुख्य तंत्रिका प्रणाली का। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, उसके बाद देखिए, पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता है? अच्छा, पंचवर्षीय योजना तो अब खत्म कर दिया गया है। ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1951 में, और आखिरी पंचवर्षीय योजना जो था उसका समय 2012 से 2017 तक रहा था। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? योजना आयोग था, लेकिन उसका जगह पर नीति आयोग का गठन अब कर दिया गया है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। और पंचवर्षीय योजना प्राप्त करने के लिए स्वीकृति क्या आवश्यक? थोड़ा ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन हुआ था, और बाद में इस समिति की सिफारिश पर मार्च 1950 में योजना आयोग, जो कि अब नीति आयोग का गठन हो गया है, ठीक है ना, उसका गठन किया गया था। तो आर्थिक नियोजन की समिति यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ पर निर्वासित किया गया था? तो इनको रंगून भेजा गया था। ठीक है ना, रंगून में इनको भेजा गया था। रंगून राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है, और वहीं पर इनको जो है दफना दिया जाता है। तो इनका मकबरा रंगून में ही है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि राइट्स किसका संक्षेपण है? राइट्स, अब यहाँ पर देखिए सब कुछ दिख रहा है आपको, यहाँ मैं लिख देता हूँ RITES। बताइए, इसका फुल फॉर्म पूछा गया, बताइए। तो इसका फुल फॉर्म होता है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। और देखिए फ्रेंड्स, इसका स्थापना हुआ था 1974 में। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में है। चलिए, उसके बाद देखिए, दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होगी? दिसंबर माह में, दिसंबर माह में सबसे ज़्यादा जो प्राप्त होगी ये कहाँ पर होगी? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये प्राप्त होगी कहाँ पर? तो ये कन्याकुमारी में। ठीक है ना, कन्याकुमारी में ये प्राप्त होगी, ध्यान रखिएगा। और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होता है, और मकर रेखा से सबसे निकटतम स्थान कन्याकुमारी ही है। और दिसंबर में कर्क रेखा के उत्तर में जो होता है शीत ऋतु होता है। चलिए, उसके बाद एक निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन निर्दिष्ट करता है कि ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? राइट आंसर क्या होगा? तो आपको पता है कि जो 73वां संविधान संशोधन था, उसी के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और वहीं जो है 73वां संविधान संशोधन यही जो है यह निर्दिष्ट करता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और बिहार पहला राज्य था जहां महिलाओं के लिए 50% आरक्षण घोषित किया था 2006 में। पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था? बाजीराव प्रथम के द्वारा, देखिए बाजीराव प्रथम के द्वारा जो है कौन सा इलाका नहीं जीता गया था? बताइए। तो उड़ीसा, ठीक है ना, वर्तमान में उड़ीसा नाम है इसका, इसको नहीं जीता गया था। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ जो लैप्स था, व्यापकता का सिद्धांत, राज्य अपहरण नीति, इसकी शुरुआत किसने किया था? तो इसकी शुरुआत पता है ना आपको, किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम 1848 में सतारा को मिलाया गया था, 1848 में सतारा को, ठीक है ना, सतारा को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध स्थान लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में? लोथल जो था ना, ये बंदरगाह नगर था, ठीक है ना। और एक तरह से कह सकते हैं तो वाणिज्यिक दृष्टिकोण से या सिंधु घाटी सभ्यता का वाणिज्यिक राजधानी भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। और ये था आपका कहाँ पर? गुजरात में, भोगवा नदी के तट पर। देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है यह लंदन में है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है, ठीक है, और जो कि मानवीय मूल्य, मानवीय स्वतंत्रता को बचाने, भेदभाव मिटाने के लिए और जितने भी जो प्रतिरोध हैं समाज में हर तरह के मानवाधिकार के बारे में यह बताना उसका उद्देश्य है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, तो लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में है, ध्यान रखिएगा। देखिए पूर्वी तटीय रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? ईस्ट कोस्ट। अच्छा प्रश्न बन रहा है, अभी पूछा गया था कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय, पूर्व मध्य रेलवे का, ठीक है ना, पूर्वी नहीं, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे का तो हाजीपुर में है। ये प्रश्न तो आपके एग्जाम में पूछ लिया गया, अभी भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा अगर आपसे पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछता तब क्या जवाब दे? पूरे तो पूछ लिया गया पूर्व मध्य रेलवे, अब पश्चिम मध्य पूछेगा तो याद रखिएगा जबलपुर में है। कहाँ पर है? जबलपुर में है। और यहाँ पर ईस्ट कोस्ट रेलवे पूछा गया है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है, भुवनेश्वर में है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अच्छा रेलवे बोर्ड की स्थापना पूछेगा कब हुआ था? तो 1905 में, बंगाल विभाजन जब हुआ था उसी वर्ष। देखिए कंपनी के वास्तविक स्वामी कौन है? कंपनी के वास्तविक स्वामी पूछा गया है, इसमें से कौन है? तो देखिए कंपनी के वास्तविक स्वामी जो होते हैं ये इक्विटी शेयर धारक होते हैं, ठीक है ना, इक्विटी शेयर धारक होते हैं, ठीक है। और इक्विटी धारक कंपनी का लाभांश सबसे बाद में प्राप्त होता है। क्लियर? चलिए उसके बाद देखिएगा कि रुपये की तुलना में निम्नलिखित में से किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? रुपये की तुलना में, इसमें से बात करना आपको। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? फटाफट आंसर कमेंट करिएगा। तो ये ब्रिटिश पाउंड है ना, ब्रिटिश पाउंड का ही सबसे ज़्यादा इसमें से मूल्य है। चलिए देखिए पृथ्वी पर ऋतु होने का कारण क्या है? ऋतु होने का कारण क्या है पृथ्वी पर? तो पृथ्वी की जो आपकी घूर्णन गति है इसके कारण दिन और रात होते हैं। और पृथ्वी का जो परिभ्रमण है जिसको कि वार्षिक गति कहा जाता है, पृथ्वी के परिभ्रमण, उसके कारण जो होता है आपका ऋतु परिवर्तन होता है, मौसम बदलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा पृथ्वी का परिभ्रमण जो दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए पृथ्वी का परिभ्रमण, ऑप्शन सी। और पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण दिन और रात होता है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संघ शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच में स्थित हैं? दादर और नागर हवेली, बताइए। दादर और नागर हवेली जो है ये गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य में, गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और दादर और नगर हवेली का विलय कर दिया गया है, आपको भी पता है 2020 में। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि घाना पक्षी अभ्यारण्य जो है ये किस राज्य में स्थित है? घाना पक्षी अभ्यारण्य, घाना जो है ये कहाँ पर है? केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य, ये राजस्थान के भरतपुर में है, ठीक है ना, राजस्थान के भरतपुर में है। और ये साइबेरियाई सारस के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका राजस्थान, ठीक है, राजस्थान हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत में यूरेनियम खदान कहाँ पर स्थित है? भारत में यूरेनियम खदान जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो यूरेनियम खदान जो है झारखंड के जादूगोड़ा में है, ठीक है ना, झारखंड के जादूगोड़ा यूरेनियम की खदान के लिए फेमस है, याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। चलिए और राजस्थान का जो खेतड़ी बेल्ट है ये तांबा के लिए फेमस है, तांबा के लिए, ठीक है, तांबा के लिए। सिंहभूम जो है ये आपके लोहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, लोहा उत्पादन के लिए। तो ये सब भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है ये जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया था, लोकनायक के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है ना, लोकनायक की उपाधि दिया गया है जयप्रकाश नारायण को। और लोकमान्य की उपाधि दिया गया है लोकमान्य की बाल गंगाधर तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है ना, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को। चलिए पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैली क्या कहलाता है? शैल है चट्टान, बताइए
पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल को क्या कहा जाता है? इसको मैग्मा कहा जाता है, ठीक है ना। और मैग्मा के जम जाने से निर्मित चट्टान को आग्नेय चट्टान कहा जाता है, ठीक है। मैग्मा के जम जाने से निर्मित चट्टान को आग्नेय चट्टान कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद देखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये किस नृत्य की कुशल नृत्यांगना है, यानी कि किस नृत्य से जुड़ी हुई हैं यामिनी कृष्णमूर्ति? बताइए, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से जुड़ी हुई हैं? तो ये जुड़ी हैं कुचिपुड़ी से, और ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, भारत में 2 सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार, मतलब ऊपर से दोनों सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार। तो भारत में वीरता के क्षेत्र में प्रथम 2 सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? सबसे बड़ा परमवीर चक्र है, उसके बाद महावीर चक्र है। जबकि शांति काल में वीरता पुरस्कार में अशोक चक्र और कीर्ति चक्र दिया जाता है, शांति काल में, ठीक है। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है, ये मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? परमवीर चक्र और महावीर चक्र। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चाणक्य विष्णुगुप्त या इनको कौटिल्य भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, और इन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद को पराजित करके धनानंद है मौर्य वंश की स्थापना किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो हुआ था, इनका बेटा बिंदुसार था, बिंदुसार, ठीक है ना, बिंदुसार, याद रखिएगा। चलिए ये बिंबिसार जो हैं ये हर्यंक वंश के संस्थापक हैं, ठीक है। चलिए बिंदुसार के बाद अशोक शासक बना था। देखिए राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? अच्छा, धन विधेयक को पूछा गया था कि परिभाषित किस में किया गया है? तो आर्टिकल 110 में। 108 में संयुक्त अधिवेशन है, दोनों ध्यान रखिएगा। और 14 दिन तक राज्यसभा इसको रोक सकती है, ठीक है ना, 14 दिन तक रोक सकती है, ठीक है। चलिए कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर करता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार पर राज्य करने वाला जनजातीय राजवंश कौन था? बिहार पर राज्य करने वाला जनजातीय राजवंश कौन था? तो ये चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए चेरो हो जाएगा, और इनकी शक्ति का वास्तविक पतन जो हुआ था, 1 मिनट रुकिए, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर चेरो राजवंश होगा, और उज्जैनी के जो शासक थे इनके द्वारा इनका पतन हुआ था। चलिए फिर से देखिए वही प्रश्न है ना, यहाँ पर पूछ लिया गया वास्तविक पतन, तो उज्जैनी का शासक था, इसके द्वारा हुआ था, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिए पूछा गया कि दूसरा विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार में मंत्रिमंडल ने त्याग दिया था। अच्छा, ये जो दूसरा विश्व युद्ध था ना, थोड़ा सा इसके बारे में जानिए। देखिए ये 1939 से 1945 तक 6 वर्ष तक चला था, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 31 अक्टूबर 1939 को भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में बिना सहमति का सम्मिलित किए जाने के विरोध में बिहार में जो श्री कृष्ण सिंह का मंत्रिमंडल था, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 अक्टूबर 1939 में, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन इंडिपेंडेंस बिल संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? इंडियन इंडिपेंडेंस बिल संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? बताइए। देखिए फ्रेंड्स, माउंटबेटन योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया था, जिससे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली, और इसके पूर्व 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना को जनसाधारण के सामने प्रस्तुत किया गया था। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना को जनसाधारण के सामने प्रस्तुत किया गया था। और देखिए 4 जुलाई 1947 को जो है भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को प्रस्तुत किया गया था, और 18 जुलाई 1947 को इसको स्वीकृति मिल गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जुलाई 1947 में इसको प्रस्तुत किया गया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि तत्व जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश हैं परंतु सामान्य द्रव्यमान संख्या है, क्या कहलाता है? सामान्य द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ पर देखिए एक होता है आपका समभारिक, जिसको कि हम लोग बोलते हैं आइसोबार, ठीक है ना। आइसोबार के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु द्रव्यमान उनका बराबर होता है, ठीक है ना, द्रव्यमान उनका बराबर होता है। तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या समान है, तो ये समभारिक होगा। और समस्थानिक में इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, समस्थानिक में इसका उल्टा हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होगा? बताइए।
एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाएगा तब क्या होगा? तांबा अवक्षेपित हो जाएगा। तांबा अवक्षेपित हो जाएगा क्योंकि लोहा तांबा से अधिक अभिक्रियाशील होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जल के क्वथनांक को कितने डिग्री के, मतलब यहाँ पर पूछा गया खाली स्थान देकर के, तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जल के क्वथनांक को। तो जल का क्वथनांक वह तापक्रम है जिस पर जल का वाष्प दाब, जो जल का वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ठीक है ना, तो जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जब किसी घोल को एक अर्ध पारगम्य द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को क्या कहते हैं? जब किसी घोल को एक अर्ध पारगम्य के द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस परिघटना को क्या बोलते हैं? तो इसको परासरण बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको परासरण बोला जाता है। उसके बाद देखिए जब स्नेहक कोलाइडी को जाना जाता है, सॉरी जल स्नेहक, जब नहीं, ये जल स्नेहक है, वाटर है यहाँ पर, जल स्नेहक। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बताइए। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव स्नेही के रूप में। द्रव स्नेही के रूप में, ठीक है ना, द्रव स्नेही कोलाइड इसको कहते हैं। और इसको अवक्षेपित करने के बाद फिर से द्रव के संपर्क में लाकर के सुगमता से कोलाइडी विलयन बनाया जा सकता है। इसके विशेष गुण के आधार पर इन्हें उत्क्रमणीय कोलाइडी भी कहा जाता है, जैसे कि जिलेटिन, स्टार्च, गोंद, प्रोटीन, ये सब हैं। चलिए निम्न में से कौन अमीबिक पेचिस, ठीक है ना, पेचिस जो होता है, पेचिस रोग पैदा करता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पेचिस होता है आपका किसके कारण? तो ये एंट अमीबा हिस्टोलिका परजीवी के कारण होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिका परजीवी के कारण, पेचिस परजीवी के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में निम्न में से कौन सा विटामिन बनाती है? कौन सा विटामिन बनाती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, विटामिन डी का निर्माण करती हैं, विटामिन डी का निर्माण करती हैं। ठीक है। चलिए काला वीवर, यानी कि इसको ब्लैक होल नाम इसलिए दिया गया था, बताइए ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है पूरा? देखिए ऑप्शन पूरा अब दिखेगा आपको, बताइए राइट आंसर क्या होगा? ब्लैक होल ब्रह्मांड में एक प्रकार का स्पेस है, यानी कि जगह है, जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक होती है कि यह प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग को अवशोषित कर लेती है, इसीलिए इसे काला बीवर कहते हैं। ठीक है ना, इसीलिए इसको काला बीवर कहा जाता है। इसका गुरुत्व इतना अधिक होता है कि यह प्रकाश तक को अंतरिक्ष प्रसारित होने से रोकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि इकोसिस्टम शब्द किसने दिया है? इकोसिस्टम शब्द जो है ये किसने दिया है? इकोसिस्टम शब्द को दिया है किसने? तो 1935 में आर्थर टैंसले ने दिया था, आर्थर टैंसले ने। जोहानसन ने दिया है कौन सा शब्द? इस तरह का प्रश्न बन रहा है। ठीक है ना, जोहानसन ने जीन शब्द गढ़ा था। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए जीन राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखिए गुणसूत्र जो है, गुणसूत्र शब्द ये किसने दिया है? तो वाल्डेयर ने दिया है, वाल्डेयर ने। ठीक है ना, वाल्डेयर ने दिया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि न्यूमेटिक हड्डी की एक अभिलक्षण क्या है? न्यूमेटिक हड्डी एक अभिलक्षण है किनकी? पक्षी का, सरीसृप का, उभयचर का, किसका? न्यूमेटिक बोन, न्यूमेटिक हड्डी। ठीक है ना, यहाँ मैं अंग्रेजी में भी लिख देता हूँ। ठीक है, न्यूमेटिक बोन, बताइए। तो देखिए ये हड्डी पक्षियों का एक प्रमुख अभिलक्षण होता है। ठीक है, तो ये पक्षी राइट आंसर हो जाएगा। और ये न्यूमेटिक हड्डियाँ जो होती हैं ये खोखली और हल्की होती हैं, इसीलिए पक्षियों का ये विशेष अभिलक्षण है। देखिए आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या क्या है? देखिए अब ध्यान दीजिएगा, इस तरह का प्रश्न बनेगा। आवर्त सारणी का जो पहला आवर्त है, पहला आवर्त में तत्वों की संख्या 2 होती है, यह हाइड्रोजन और हीलियम होता है, और ये सबसे छोटा आवर्त है। ठीक है, पहला आवर्त। आवर्त सारणी का दूसरा और ये तीसरा आवर्त, दूसरा और जो तीसरा आवर्त है इसमें तत्वों की कुल संख्या 8 होती है। आवर्त सारणी का जो चौथा और पांचवा आवर्त होता है उसमें 18 होती है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। देखिए पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है ये प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है ना, प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में। उसके बाद देखिएगा कि किसी सफ़ेद कपड़े में लगा
करी का दाग, जो करी होता है ना, साबुन लगाने पर लाल भूरे रंग में बदल जाता है, क्योंकि साबुन की प्रकृति कैसी होती है, तो साबुन की जो प्रकृति होती है ये कैसी होती है, तो फ्रेंड्स साबुन की प्रकृति जो होती है ये क्षारीय होती है, और क्षारीय प्रकृति के कारण ही ऐसा होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, किसी पारिस्थितिकी में निर्माण में शामिल होते हैं, किसी भी पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल इकोसिस्टम में क्या होंगे, तो जितने भी आपके बायोटिक एबायोटिक घटक होते हैं, यानी कि जैविक और अजैविक दोनों शामिल होते हैं। ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अजैविक घटक में क्या आ जाएगा, जल वायु नमी ये सब आता है, और जैविक घटी में पेड़ पौधे पानी ये सब आ जाएगा, हम लोग हैं, पानी नहीं पेड़ पौधे हम लोग आएंगे, पानी वगैरह नमी हवा ये सब अजैविक घटक होता है। देखिए यहाँ पर पूछा गया कि 70 का 4/5वां 112 के 5/7 के कितने प्रतिशत कम है। आसान प्रश्न है, देख लीजिए 70 का 4/5वां कितना हो जाएगा, ये देख लीजिए कितना हो जाएगा आपका 5 एकम 5 और 5 चौका 20, तो ये 14 चौका 56 हो जाएगा। ये कितना आ गया 4/5 पर 56 आ जाएगा। अब 112 का निकाल लीजिए, 112 का 5/7वां, तो ये जाएगा आपका 7 एकम 7 और ये हो गया 4 7 6 के 42, यानी कि 16/5 ये 80 हो गया। अब आप निकाल लीजिए ना, अभिष्ट प्रतिशत निकालना है, दोनों का अंतर कितना होगा, तो ये 24 होगा, और 5/7 से कितना प्रतिशत है, तो 80/80 गुना 100 कर दीजिए, राइट आंसर आ जाएगा आपका निकल के 30%। 0 से 0 कट जाएगा, 8 3 का 24 हो जाएगा, 3 दहिया 30 हो गया। चलिए मैथ आप लोग सॉल्व करिए, मैं थोड़ा सा हिंट्स देता हूँ। देखिए अगला प्रश्न है कि बिना किसी स्टॉप पर रुके एक बस की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जब ये स्टॉप पर रुकती है तब इसकी चाल 56 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रति घंटे कितने मिनट ये रुकती है। ठीक है, बताइए। तो देखिए यहाँ पर 70 किलोमीटर है, ठीक है ना, और यहाँ पर 56 किलोमीटर है। क्लियर, तो देखिए इसमें से आप करेंगे क्या, तो ये आपका इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, आपका 12 मिनट आएगा, 12 मिनट आंसर आएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर इसका आंसर 12 मिनट आएगा। कैसे, तो देखिए बिना रुके 56 किलोमीटर जाएगी, तो इसको हम लोग मिनट में बदल दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पर 56 बटा आपका 1 मिनट रुकिए, बिना रुके 56 किलोमीटर जाएगी बिना रुके, तो 56/70 गुना 60 कर दीजिएगा तो 48 मिनट आ जाएगा, और रुकते हुए 1 घंटा, ठीक है ना, तो 60 मिनट हो जाएगा, तो 60 - 48 12 मिनट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा 120 पुरुष 3 दिनों में 720 किलोग्राम चावल की खपत करते हैं, तो 90 पुरुष कितने दिनों में 270 की खपत करेंगे। मतलब कहने का मतलब 120 पुरुष 30 दिनों में 720 चावल की खपत करते हैं, तो वहीं पूछा गया कि 90 पुरुष कितने दिनों में 270 का खपत करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, तिरिया गुना करके निकालिए। ठीक है, राइट आंसर मैं बता देता हूँ, 15 दिन यहाँ पर आंसर आएगा इसका। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक चतुर्भुज है, 4 कोण दिया गया है, अनुपात में है सबसे बड़ा कोण, तो चतुर्भुज के 4 कोणों का योग कितना होता है, आप भी बता दीजिएगा कितना होता है। 360 होता है। ठीक है, यानी कि देख लीजिए सबको मैंने x 2x 4x 5x है, x 2x 4x और 5x है, कितना ईजी है, 5 4 9 2 11 और 1 12, 12x हो गया सबको जोड़ने पर। ठीक है ना, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 360 बटा इधर 12 आ जाएगा, 12 3 36 30 आ गया, 30 डिग्री, यानी कि सबसे बड़ा 5x है, तो 5 3 15 150, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में 150 दिख रहा है, दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अब यहाँ पर बताइए कि अनुचित ढंग से प्राप्त लाभ को क्या कहा जाता है। अनुचित ढंग से प्राप्त लाभ को क्या कहा जाएगा, राइट आंसर आप कमेंट करके फटाफट बताइए। तो देखिए अनुचित ढंग से जो लाभ प्राप्त किया जाता है उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, उसको कहा जाता है अपलाभ। क्या कहा जाता है, अपलाभ कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि जो बोल्ड दिया गया ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बोल्ड दिया गया है। ठीक है ना, तो वहाँ पर आपको जो है आपका इसमें क्या बताना है, आइडेंटिफाई वन डेट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द स्टैंडर्ड रिटन इंग्लिश। ठीक है ना, देखिए नाइदर ऑफ 2 कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड फॉर एडमिशन टू द इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कोर्स वेयर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। देखिए नाइदर ऑफ यहाँ पर आपको दिख रहा है, नाइदर ऑफ, और नाइदर ऑफ के बाद आप देखिए थोड़ा सा बेसिक इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए आपको। नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल आता है, ठीक है ना, किंतु जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है वो सिंगुलर नाउन होती है। तो यहाँ पर कोर्स वाज होगा,
यहाँ पर आप देख सकते हैं कोर्स वाज होगा, वेयर का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका कौन सा सी जो होगा आपका यहाँ पर डी, ठीक है ना, डी वाला पार्ट आपका राइट आंसर होगा। चलिए, द इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट फॉर द सेलेक्शन ऑफ टीचर्स कंप्राइज्ड ऑफ द क्वेश्चंस ऑन ग्रामर, वोकेबलरी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बताइए, कंप्राइज के साथ होता है प्रीपोजिशन ऑफ का यूज होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कहाँ पर दिया गया है, हाँ यहाँ पर ऑफ दिया गया है, ठीक है ना। तो प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ नहीं किया जाएगा, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए, ऑफ का इस्तेमाल नहीं होगा, कंप्राइज्ड द क्वेश्चन सीधे हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इफ़ द बस हैड नॉट ब्रोकन डाउन वी विल बी एट होम नाउ, ठीक है। तो वी वुड हैव होगा यहाँ पर होगा वी विल नहीं, वी वुड हैव होगा बी एट होम नाउ, ठीक है ना। वी वुड हैव बीन का यहाँ पर इस्तेमाल होगा, विल का नहीं होगा। चलिए, उसके बाद देखिए, आफ्टर ए लॉन्ग डिस्कशन आई प्रिवेल्ड, खालिस्तान दिया गया, हिम टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। बताइए, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सब लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। आई प्रिवेल्ड अपॉन हिम टू एक्सेप्ट द प्रपोजल, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। खाली स्थानीय, आई वुड हैव गिवन हिम द नोट्स इफ ही, खाली स्थान देगा टू माई स्टरडे। तो यहाँ पर होगा हैड कम, इफ ही हैड कम टू माई, यहाँ पर हाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि वी हैव नो ऑब्जेक्शन, खाली स्थान दिया गया द सेमिनार इन चंडीगढ़। तो यहाँ पर इसका डी आंसर हो जाएगा, टू अटेंडिंग सेमिनार इन, वी हैव नो ऑब्जेक्शन टू अटेंडिंग, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि द कस्टम ऑफिसर्स हैव कन्फिस्केटेड ए लार्ज कंसाइनमेंट ऑफ ड्रग्स। यहाँ पर क्या होगा आपका, बोल्ड जो दिया गया ना उसमें बेस्ट एक्सप्रेस पूछा गया है। यहाँ पर पूरा प्रश्न देखिए कि इन विच फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द बोल्ड वर्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर कन्फिस्केटेड का आपका मीनिंग बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका जो मीनिंग होगा वो आपका होगा सीज कर लिया है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर करें कि इफ़ वन एड्स एंड अबेट्स ए क्रिमिनल ही इज ऑल्सो कंसिडर कल्पेबल। तो कल्पेबल का मतलब होता है ब्लेम वर्थी, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा खालिस्तान नहीं, ये खालिस्तान नहीं है, टू रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ ऑर्नामेंटल ट्रीज सम केमिकल्स आर यूज्ड। तो यहाँ पर आपका बी होगा, स्टंट हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि अबाउट 75% पीपल इन दिस कंट्री आर सो पुअर डेट दे लिव, खालिस्तान है, मतलब इडियम फ्रेज है एक तरह से कहिए। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, फ्रॉम हैंड टू माउथ, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस तरह का प्रश्न बनता है। चलिए, अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने कब चलाया था, तो ये आपको भी पता है गांधी जी ने कब चलाया था, फटाफट आंसर बताइए। तो 1942 में चलाया था गांधी जी ने, ठीक है ना। 8 अगस्त 1942 की रात में महात्मा गांधी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से लोगों को करो या मरो का भी नारा दिया था, 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। तीसरा पानीपत युद्ध मराठे किससे पराजित हुए थे। तीसरा पानीपत का युद्ध जो हुआ था ना, ये 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। अहमद शाह अब्दाली अफगान था, ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नादिर शाह का प्रमुख सेनापति था। चलिए, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये प्रश्न बन रहा है, लुम्बिनी में हुआ था ना। अपना स्कोर आप लोग कमेंट कर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स इसको प्लीज़ शेयर